दुनिया में लाखों करोड़ों तरह के जीव हैं, मतलब छोटे से बैक्टीरिया से लेकर जायंट ब्लू व्हेल तक। और जमीन के नीचे फैले विशाल फंगल नेटवर्क तक। ये एकदम एक कॉस्मिक लाइब्रेरी की तरह है। लेकिन सोचिए कि सारी किताबें जमीन पर बिखरी पड़ी हैं बिना किसी ऑर्डर के। हम इन्हें समझना शुरू कैसे करें, इन्हें अलग अलग ग्रुप्स में कैसे रखें? सही बात है। आज हम इसी साइंस यानी बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन की दुनिया में उतर रहे हैं। और हमारे पास जो नोट्स हैं वो इसी डिटेक्टिव स्टोरी को बताते हैं, कैसे इंसानों ने सदियों से इस बिखरी हुई लाइब्रेरी को ऑर्गेनाइज करने की कोशिश की है। हाँ, ये सफर अरिस्टोटल के जमाने के अंदाजों से शुरू होकर आज के सुपर स्पेसिफिक मॉडर्न सिस्टम्स तक पहुंचा है। ये सिर्फ फैक्ट्स की कहानी नहीं है, ये हमारे नजरिए के बदलने की कहानी है। बिल्कुल। तो आज हमारा मिशन ये समझना है कि क्लासिफिकेशन की जरूरत ही क्यों पड़ी। पुराने तरीके जो सुनने में बड़े सिंपल लगते हैं वो फेल क्यों हो गए, और फिर आर.एच. विटेकर का वो 5 किंगडम सिस्टम क्या था जिसने इस पूरी पहेली को सुलझाने का एक नया तरीका दिया। हाँ, जिसने सब कुछ बदल दिया। चलिए इस कहानी को खोलकर समझते हैं। जरूर। तो शुरुआत कहाँ से हुई? मेरे ख्याल से सबसे पहले तो क्लासिफिकेशन जरूरत के हिसाब से हुआ होगा। एग्जैक्टली। मतलब ये पौधा खाने लायक है, ये जहरीला है, इस जानवर से दूर रहना है। बिल्कुल, शुरुआत में सब कुछ सर्वाइवल पर आधारित था, लेकिन पहली साइंटिफिक कोशिश एरिस्टोटल ने की। अच्छा। उन्होंने चीजों को लॉजिक से देखने की कोशिश की। पौधों को उनके साइज के हिसाब से बांटा, ट्रीज, श्रब्स और हर्ब्स। ठीक है, ये तो सिंपल है। और जानवरों को एक बहुत ही बेसिक चीज पर कि उनमें रेड ब्लड है या नहीं। एक अच्छी शुरुआत है, लेकिन बहुत ही सुपरफिशियल लग रही। हाँ, बहुत। इसके बाद सदियों बाद लिनेयस के समय में 2 किंगडम सिस्टम आया, जो बहुत पॉपुलर हुआ। हाँ, किंगडम प्लांटे और किंगडम एनिमैलिया। बिल्कुल, सारे पौधे एक तरफ, सारे जानवर दूसरी तरफ। सीधा साधा हिसाब। अगर वो चलता फिरता है और खाना खाता है तो एनिमल। और अगर वो एक जगह खड़ा है और हरा है तो प्लांट। सुनने में तो काफी आसान लगता है। तो उसमें क्या गड़बड़ थी? ये सिस्टम क्यों नहीं चला? यहीं पर कहानी दिलचस्प हो जाती है। ये सिस्टम एक बहुत बड़ी गलती कर रहा था। ये सिर्फ बाहरी बनावट देख रहा था। बाहरी बनावट मतलब ग्रोस मॉर्फोलॉजी? एग्जैक्टली। आप बस कवर देखकर बुक को जज कर रहे थे। इस चक्कर में कई मिसफिट्स पैदा हो गए। मिसफिट्स जैसे? देखिए, ये सिस्टम प्रोकैरियोट्स यानी वो सेल्स जिनमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता, और यूकैरियोट्स जिनमें होता है, के बीच फर्क ही नहीं करता था। अच्छा। यूनिसेल्युलर और मल्टीसेल्युलर सबको एक ही डिब्बे में डाल दिया। इसका कोई बड़ा उदाहरण है जिसने वैज्ञानिकों को सोचने पर मजबूर कर दिया? सबसे बड़ा उदाहरण था फंगी, मतलब मशरूम और फफूंद। उन्हें प्लांटे में रखा गया था क्या? हाँ, उन्हें किंगडम प्लांटे में डाल दिया गया था, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो जानवरों की तरह चलते फिरते नहीं थे और उनमें सेल वॉल होती थी। लेकिन फंगाई तो फोटोसिंथेटिक नहीं होते। बिल्कुल नहीं, वो अपना खाना खुद नहीं बनाते। और तो और उनकी सेल वॉल भी पौधों की सेल्यूलोज से नहीं, बल्कि काइटिन नाम के एक अलग मटेरियल से बनी होती है। फंगाई को पौधों के साथ रखना उतना ही गलत था जितना एक मछली को पक्षियों के साथ रखना। अच्छा, तो ये फंगाई जैसे ऑर्गेनिजम्स थे जिन्होंने इस 2 किंगडम वाले सिस्टम में दरारें डाल दी। सही पकड़े। तो जाहिर है हमें एक बेहतर सिस्टम की जरूरत थी। हाँ, वैज्ञानिकों को महसूस हुआ कि हमें क्लासिफिकेशन के लिए और गहरे कैरेक्टरिस्टिक्स देखने होंगे। जैसे सेल का स्ट्रक्चर कैसा है, बॉडी यूनिसेल्युलर है या मल्टीसेल्युलर, पोषण का तरीका ऑटोट्रॉफिक है या हेट्रोट्रॉफिक, हाँ, और सबसे जरूरी उनके एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स क्या हैं, जिसे फाइलोजेनी कहते हैं। बिल्कुल, यानी इवोल्यूशन की कहानी में कौन किससे ज्यादा जुड़ा है। तो इन सब कमियों को दूर करने के लिए मैदान में उतरे आर.एच. विटेकर। साल था 1969 और उन्होंने एक 5 किंगडम क्लासिफिकेशन का प्रस्ताव रखा। इसने तो जैसे पूरा गेम ही बदल दिया। इसने गेम बदल दिया क्योंकि विटेकर ने क्लासिफिकेशन के क्राइटेरिया ही बदल दिए। उन्होंने 5 मुख्य चीजों को आधार बनाया जो हमने अभी डिस्कस की। एक बार फिर से बताएंगे? हाँ, पहला था सेल स्ट्रक्चर, प्रोकैरियोटिक है या यूकैरियोटिक। दूसरा बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, मतलब यूनिसेल्युलर या मल्टीसेल्युलर। तीसरा मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ऑटोट्रॉफिक या हेटरोट्रॉफिक। चौथा रिप्रोडक्शन का तरीका, और पांचवा फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप्स, उनकी एवोल्यूशनरी हिस्ट्री। एग्जैक्टली। तो इन नए ज्यादा स्मार्ट क्राइटेरिया के आधार पर उन्होंने जिंदगी को किन 5 बड़े किंगडम्स में बांटा? वो 5 किंगडम थे मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटे और एनिमलिया। और इस सिस्टम की खूबसूरती ये थी हाँ, कि
इसने सारे प्रोकैरियोट जैसे बैक्टीरिया को यूकैरियोट से अलग करके उनका अपना किंगडम मोनेरा बना दिया। और फंजाई जो अब तक मिसफिट थे, उन्हें आखिरकार पौधों से निकालकर उनका अपना किंगडम फंजाई दिया गया। सोचिए, सदियों से हम मशरूम को एक तरह का पौधा ही समझते थे। ये बदलाव सिर्फ एक कैटेगरी बदलने जैसा नहीं था, ये मानने जैसा था कि दुनिया में जीने का एक और बिल्कुल अलग तरीका है, जो ना जानवरों जैसा है ना पौधों जैसा। चलिए तो एक एक करके इन किंगडम्स में गोता लगाते हैं। सबसे पहले लाइफ के ओजीज, सबसे पुराने और सबसे सिंपल किंगडम मोनेरा। किंगडम मोनेरा के अकेले सदस्य हैं बैक्टीरिया, और ये धरती पर राज करते हैं। हर जगह। ये सबसे ज्यादा पाए जाने वाले माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं। एक मुट्ठी मिट्टी में करोड़ों बैक्टीरिया हो सकते हैं, खौलते पानी के झरनों से लेके अंटार्कटिका के बर्फ के नीचे, और हमारे अपने शरीर के अंदर भी। बिल्कुल। और इनकी सबसे खास बात क्या है? भाषा में कहें तो इनके खाने पीने का तरीका कमाल का है। ये कुछ भी खाकर जिंदा रह सकते हैं। कुछ धूप से एनर्जी बनाते हैं, हाँ, जैसे पौधे, और ज्यादातर तो हेट्रोट्रॉफ्स होते हैं जो दूसरों पर या सड़ी गली चीजों को डिकम्पोज करके अपना काम चलाते हैं। नोट्स में इनके दो बड़े ग्रुप्स का जिक्र है, आर्कियोबैक्टीरिया और यूबैक्टीरिया। इनमें क्या फर्क है? आर्कियोबैक्टीरिया को आप लाइफ के एक्सट्रीम सर्वाइवलिस्ट्स कह सकते हैं। अच्छा, ये उन जगहों पर रहते हैं जहां हम जाने की सोच भी नहीं सकते, जैसे बहुत ज्यादा नमकीन पानी में, जिन्हें हेलोफाइल्स कहते हैं, या दलदल वाली जगहों में। मीथेनोजेंस। हाँ, यही मीथेनोजेंस गाय भैंसों के गठ में रहते हैं और गोबर से मीथेन गैस यानी बायोगैस बनाने के लिए जिम्मेदार है। और यूबैक्टीरिया? ये हमारे आसपास वाले ज्यादा कॉमन बैक्टीरिया हैं। एग्जैक्टली। यू कैन थिंक ऑफ देम एज द एवरीडे बैक्टीरिया। इनमें सबसे मशहूर है साइनोबैक्टीरिया। ब्लू ग्रीन एल्जी? हाँ, ब्लू ग्रीन एल्जी। ये कवाल के जीव हैं। ये वो ओरिजिनल लाइफ फॉर्म्स हैं जिन्होंने अरबों साल पहले हमारी एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन भरना शुरू किया था। वाह, मतलब आज हम जो सांस ले रहे हैं उसका क्रेडिट काफी हद तक इन्हीं को जाता है। बिल्कुल जाता है। और जो हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया हैं, उनका क्या रोल है? वो दोस्त हैं या दुश्मन? दोनों। ये प्रकृति में सबसे ज्यादा है, हमारे लिए बहुत जरूरी भी हैं। जैसे दूध से दही बनाने वाले बैक्टीरिया। वो दोस्त हैं, एंटीबायोटिक्स बनाने वाले दोस्त हैं। लेकिन कॉलेरा, टाइफॉइड, टेटनस जैसी बीमारियां फैलाने वाले बैक्टीरिया दुश्मन हैं। तो ये एक मिक्स्ड बैग है। ठीक है, तो मोनेरा में हमने लाइफ के सबसे बेसिक ब्लूप्रिंट को समझ लिया, अ सेल विदाउट अ प्रॉपर न्यूक्लियस। सही, लेकिन एवोल्यूशन यहाँ रुका नहीं। लाइफ ने अगला कदम क्या उठाया? बिल्कुल, और यहीं पर आता है हमारा अगला किंगडम, प्रोटिस्टा। इसमें सभी सिंगल सेल्ड यूकैरियोट्स को रखा गया है। हाँ, यूकैरियोटिक का मतलब अब सेल के अंदर एक वेल डिफाइंड न्यूक्लियस और दूसरे मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स आ चुके हैं। और नोट्स कहते हैं कि ये किंगडम असल में प्लांट्स, एनिमल्स और फंगाई के बीच एक एवोल्यूशनरी लिंक बनाता है। सही। सिंगल सेल्ड यूकैरियोट्स, ये सुनने में एक बहुत ब्रॉड कैटेगरी लगती है। ऐसा लगता है जैसे जो कहीं और फिट नहीं हुआ उसे यहां डाल दिया। आपका अंदाजा बिल्कुल सही है। किंगडम प्रोटिस्टा को आप बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का जंक ड्रॉअर कह सकते हैं, या मिसलेनियस फोल्डर। हाँ, इसमें बहुत अलग अलग तरह के ऑर्गेनिजम्स हैं। तो इस जंक ड्रॉअर में कुछ दिलचस्प चीजें क्या हैं? बहुत कुछ है। जैसे क्राइसोफाइट्स ग्रुप में डायटम्स आते हैं। ये माइक्रोस्कोपिक कलाकार हैं जो सिलिका की बनी खूबसूरत ग्लास हाउसेज में रहते हैं। सिलिका मतलब कांच? एक तरह से हाँ। ये सेल वॉल्स इतनी मजबूत होती हैं कि नष्ट नहीं होती। जब ये मरते हैं तो करोड़ों साल में इनके ग्लास हाउसेस समुद्र की तलहटी में जमा होकर डायटोमेशियस अर्थ बनाते हैं। अरे ये तो वही चीजें जो स्विमिंग पूल फिल्टर्स में या ऑर्गेनिक पेस्ट कंट्रोल में इस्तेमाल होती है। वही है। तो वो असल में करोड़ों साल पुराने माइक्रोस्कोपिक क्रीचर्स के कंकाल हैं। दैट्स अमेजिंग। हाँ, और डाइटम्स ओशंस के चीफ प्रोड्यूसर्स भी हैं, मतलब समुद्री फूड चेन का आधार। अच्छा। फिर डाइनोफ्लैजिलेट्स हैं जो समुद्र में रेड टाइड्स पैदा करने के लिए जाने जाते हैं। रेड टाइड्स, ये क्या होता है? जब गोनियोलैक्स जैसे डाइनोफ्लैजिलेट्स की आबादी में विस्फोट होता है तो समुद्र का पानी लाल दिखने लगता है और इनके टॉक्सिन्स मछलियों को मार सकते हैं। ओह, और यूग्लिंगोलिड्स भी फैसिनेटिंग है। बहुत। ये सनलाइट होने पर पौधे की तरह फोटोसिंथेसिस करते हैं और अंधेरे में जानवर की तरह दूसरे जीवों का शिकार करते हैं। ड्यूअल पर्सनालिटी एक तरह से। तो प्रोटिस्टा एक तरह की इवोल्यूशनरी एक्सपेरिमेंट लैब थी जहां लाइफ अलग अलग चीजें ट्राई कर रही थी। बिल्कुल सही।
और अब आते हैं उस किंगडम पर जिसने पुराना सिस्टम तोड़ा था, किंगडम फंगाई। फंगाई एक यूनिक किंगडम। ये हेट्रोट्रोफिक है, लेकिन जानवरों की तरह खाना खाते नहीं बल्कि एब्जॉर्ब करते हैं। अच्छा, एब्जॉर्ब करते हैं। हाँ, यीस्ट को छोड़कर जो यूनिसेलुलर है, ज्यादातर फंगाई फिलामेंटस होते हैं। इनके शरीर में धागे जैसी पतली संरचनाएं होती हैं जिन्हें हाइफे कहते हैं। और इन हाइफी की जाल को माइसीलियम कहते हैं ना? बिल्कुल। और यहाँ एक कमाल की बात है, जब आप जंगल में एक मशरूम देखते हैं तो वो तो सिर्फ एक सेब की तरह फल है। तो असली ऑर्गेनिज्म कहाँ है? असली ऑर्गेनिज्म तो जमीन के नीचे फैला हुआ वो विशाल माइसीलियम का जाल है जो कई एकड़ तक फैला हो सकता है। वाओ! ये धरती के सबसे बड़े ऑर्गेनिजम्स में से एक हैं। तो ये अपना पोषण कैसे लेते हैं? ज्यादातर फंगाई प्लैनेट के ग्रेट रिसाइक्लर्स हैं। ये सैप्रोफाइट्स होते हैं, यानी डेड ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज करके उसे पोषण लेते हैं। अगर फंगाई ना होते तो धरती मरे हुए पेड़ों और जानवरों के ढेर से पट जाती। कुछ पैरासाइट्स होते हैं और कुछ सिम्बियॉन्ट्स की तरह रहते हैं। सिम्बियॉन्ट्स मतलब साथ मिलकर रहना? हाँ, जैसे एल्गी के साथ लाइकेंस बनाकर या बड़े पेड़ों की जड़ों के साथ माइकोराइजा बनाकर। अच्छा, ये एक पार्टनरशिप है। एक खूबसूरत पार्टनरशिप। फंगस पेड़ को पानी और मिनरल्स एब्जॉर्ब करने में मदद करता है और बदले में पेड़ से शुगर लेता है। तो विटागर के सिस्टम ने मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगाई, प्लांटे और एनिमेलिया में चीजों को काफी अच्छी तरह ऑर्गेनाइज कर दिया। तो क्या ये पहेली पूरी तरह सुलझ गई? क्या हर लिविंग थिंग को इन पांचों में से किसी एक में जगह मिल गई? नहीं, पूरी तरह नहीं। कुछ ऐसे एसेल्यूलर एंटिटीज हैं जिन्हें इस क्लासिफिकेशन में कोई जगह नहीं मिली। एसेल्यूलर? जैसे वायरसेस, विरोइड्स और प्रायॉन्स। विटेकर का सिस्टम सिर्फ सेल्यूलर लाइफ फॉर्म्स के लिए था। एक मिनट, वायरसेस उन्हें लिविंग क्यों नहीं मानते? वो होस्ट की बॉडी में जाकर मल्टीप्लाई तो करते हैं, जो लिविंग थिंग्स का एक की फीचर है। ये बायोलॉजी की सबसे बड़ी बहसों में से एक है। वायरसेस असल में लिविंग और नॉन लिविंग के बॉर्डर लाइन पर हैं। बॉर्डर लाइन पर? हाँ, किसी लिविंग सेल के बाहर वो एक नॉन लिविंग क्रिस्टल की तरह होते हैं। उनमें अपना कोई सेल्यूलर मशीनरी नहीं होता। मतलब एक बायोलॉजिकल ज़ॉम्बी की तरह? बिल्कुल। जब वो किसी होस्ट सेल को इन्फेक्ट करते हैं, तब वो होस्ट की मशीनरी को हाईजैक कर लेते हैं और उसे अपनी कॉपीज बनाने वाली फैक्ट्री में बदल देते हैं। इसीलिए उन्हें ट्रूली लिविंग नहीं माना जाता। मतलब एक बायोलॉजिकल प्रोग्राम का टुकड़ा जो सिर्फ किसी और के हार्डवेयर पर रन हो सकता है। क्या बात है, बिल्कुल सही एनालॉग है। और इनके स्ट्रक्चर में क्या होता है? बहुत सिंपल। बाहर एक प्रोटीन कोट जिसे कैप्सिड कहते हैं और उसके अंदर जेनेटिक मटेरियल, डीएनए या आरएनए? हाँ, या तो डीएनए होगा या आरएनए। दोनों कभी एक साथ नहीं होते। मतलब वायरस से भी ज्यादा सिंपल कुछ हो सकता है? बिना प्रोटीन कोड के सिर्फ जेनेटिक मटेरियल हो सकता है। ये तो साइंस फिक्शन जैसा लगता है। ये वायरॉइड्स और प्रायॉन्स क्या बला है? ये सच में साइंस फिक्शन जैसे ही है। 1971 में टीओ डाइनर ने वायरॉइड्स की खोज की। ये वायरसेस से भी छोटे होते हैं। अच्छा। इनमें सिर्फ फ्री आरएनए होता है, कोई प्रोटीन कोड नहीं। ये एक नंगा जेनेटिक मटेरियल है जो बीमारियां फैलाता है, जैसे पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज। और प्रायॉन्स? प्रायम्स तो और भी अजीब है। ये इन्फेक्शियस प्रोटीन्स हैं, अब नॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन्स जो दूसरे नॉर्मल प्रोटीन्स को भी अपने जैसा बना देते हैं और न्यूरोलॉजिकल डिजीजेस फैलाते हैं। जैसे मवेशियों में मैड काउ डिजीज? हाँ, बिल्कुल वही। अनबिलीवेबल। और लाइकेंस का क्या? वो तो पक्के तौर पे लिविंग है, उन्हें कहाँ रखा गया? लाइकेंस को भी विटिका के सिस्टम में अलग से जगह नहीं मिली। क्यों? क्योंकि लाइकेंस असल में कोई एक ऑर्गेनिज्म है ही नहीं। वो दो अलग अलग ऑर्गेनिजम्स का एक सिम्बियोटिक एसोसिएशन है, एक एल्गा और एक फंगस। तो एक टीम है। एक परफेक्ट टीम। एल्गा जो फोटोसिंथेटिक है, दोनों के लिए खाना बनाता है, और फंगस अपने पार्टनर को शेल्टर देता है, पानी और मिनरल्स एब्जॉर्ब करता है। ये एसोसिएशन इतना गहरा होता है कि वो देखने में एक ही ऑर्गेनिज्म लगते हैं। और एक दिलचस्प बात, लाइकेंस पोल्यूशन के बहुत अच्छे इंडिकेटर्स होते हैं। वो कैसे? ये साफ हवा में ही उगते हैं। पोल्यूटेड एरियाज में आपको ये नहीं मिलेंगे। तो हमने देखा कि लिविंग वर्ल्ड को ऑर्गेनाइज करने का सफर कितना लंबा और दिलचस्प रहा है। एरिस्टोटल के सिंपल क्लासिफिकेशन से लेकर विटिकर के 5 किंगडम्स तक, ये एक मेसी लाइब्रेरी को
एक 5 वॉल्यूम इंसाइक्लोपीडिया में बदलने जैसा था। हाँ, लेकिन कुछ रहस्यमयी पैम्पलेट्स जैसे वायरसेस अभी भी बाहर रह गए। और ये सफर अभी खत्म नहीं हुआ है। बिल्कुल नहीं। ये हमें सिखाता है कि साइंस में कुछ भी पत्थर की लकीर नहीं होता। जैसे जैसे हमारी समझ और टेक्नोलॉजी, खासकर जेनेटिक एनालिसिस बेहतर हो रही है, क्लासिफिकेशन के तरीके भी बदल रहे हैं। बिल्कुल। जैसा कि सोर्सेज में इशारा किया गया है, अब 3 डोमेन सिस्टम की भी बात होती है और क्लासिफिकेशन में एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स पर जोर और भी बढ़ रहा है। हाँ, ये एक बहुत ही प्रोवोकेटिव थॉट पर हमें छोड़ जाता है। बिल्कुल। ये सोचने पर मजबूर करता है कि भविष्य में क्या होगा। क्या जेनेटिक डेटा के आधार पर हमें इन किंगडम्स को फिर से ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा? जैसे अब हम जानते हैं कि आर्की बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया, जिन्हें मुनेरा में एक साथ रखा गया था, जेनेटिक लेवल पर एक दूसरे से उतने ही अलग हैं जितने हम और वो। ओह, तो क्या इसका मतलब यह है कि हमारी एनसाइक्लोपीडिया के वॉल्यूम्स ही गलत हैं? हो सकता है, या शायद हमें कोई ऐसा नया जीव मिले जिसे रखने के लिए एक बिल्कुल छठे किंगडम की ही जरूरत पड़ जाए। ये खोज अभी जारी है। हमेशा जारी रहेगी।